जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3479 से 3481। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मिस्टर घोस्ट की धारणा में ये जीवेन की 3000 मार्शल आर्ट में से कई को सेलेस्टियल मास्टर मार्शल आर्ट के स्तर पर अपग्रेड किया गया था। उनमें से कई तो समझ के अभूतपूर्व स्तर तक भी पहुंच गए थे। यही बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इस जाल को स्थापित करने से पहले उसने ये जीवेन के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की थी। हालांकि वे अलग अलग युगों से थे, लेकिन डेविल पाथ युग के खुफिया नेटवर्क के साथ उसके लिए ये जीवेन के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी सीखना अभी भी संभव था। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ कि ये जीवेन शक्तिशाली थी। हालांकि उनकी राय में ये जीवेन ने एक अपरंपरागत रास्ता अपनाया होगा, अन्यथा उनकी खेती इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। हालांकि जब उन्होंने ये जीवेन के साथ लड़ाई की तो उन्होंने पाया कि ये जीवेन बिल्कुल भी अपरंपरागत नहीं थे। उनकी नींव इतनी ठोस थी कि उसे दुर्लभ कहा जा सकता है। कम से कम उसने कभी किसी को नहीं देखा था जिसकी तुलना उससे की जा सके। लेकिन ठीक इसी वजह से वह समझ नहीं पा रहा था कि ये जीवेन की खेती इतनी तेज गति से क्यों बेहतर हो सकती है, जबकि उसके पास एक ठोस आधार था और वह नेक रास्ते पर चल रहा था। ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं था। जरूर इसमें कोई रहस्य छिपा होगा। प्रत्येक दिव्य गुरु के अपने रहस्य थे। हालांकि ये जीवेन के रहस्य इस हद तक छिपे हुए थे जितना ये जीवेन ने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इस समय उसके पास स्पष्ट रूप से उन चीजों का पता लगाने का अवसर नहीं था, क्योंकि ये जीवेन के हमले की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। ये जीवेन द्वारा उसकी भूत की परछाई को एक झटके में तोड़ने के बाद उसमें वापस लड़ने की शक्ति कैसे हो सकती थी। यहाँ तक कि वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वह केवल ये जीवेन की आकृति को एक पल में अपने सामने उछलते हुए देख सकता था। केवल एक हाथ से ये जीवेन ने 6 पथों की शक्ति विकसित की और इसे भयंकर रूप से नष्ट कर दिया। अराजकता बिखर गई और क्यूई और खून पूरी अराजकता में फैल गया। मिस्टर घोस्ट ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ये जीवेन के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे। ये जीवेन के दाहिने हाथ से विकसित पुनर्जन्म के 6 मार्गों की शक्ति से उसे थप्पड़ मार दिया गया और उसे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अभी की तुलना में ये जीवेन फिर से मजबूत थी। हालांकि उनकी खेती की गति शुरुआत की तुलना में नहीं थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये जीवेन के लिए यह अभी भी बाग में पंख जोड़ने जैसा था। मिस्टर घोस्ट ने अपनी ताकत से अपने शरीर को वापस लेने और दूर भागने की पूरी कोशिश की। हालांकि ये जीवेन का बायां हाथ एक विशाल सील में बदल गया और नीचे गिर गया, जिससे वह वही सील हो गया। यहाँ तक कि जब वह अपने चरम पर था, तब भी उसके और ये जीवेन के बीच एक बड़ा अंतर था। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। वास्तव में सील किए जाने से पहले उसके पास वापस लड़ने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं थी। मिस्टर घोस्ट पर मुहर लगाने के बाद ये जीवेन तुरंत उसे अपनी आंतरिक दुनिया में ले गया। उसने मिस्टर घोस्ट को मौके पर ही नहीं मारा। इसका कारण ये था कि वह इसका इस्तेमाल मून सिटी लॉर्ड के खिलाफ लाभ उठाने के लिए कर सकता था। हालांकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश में कई लोगों का प्राचीन युग से संबंध था, जैसे कि रेडियंस होली वेनेरेबल, जिन्हें मून सिटी लॉर्ड ने वश में कर लिया था, वह पूरी तरह से अलग स्थिति थी। यदि श्री भूत को दास के रूप में लिया जाता तो उन्हें उनमें से एक माना जाता। हालांकि मिस्टर घोस्ट शैतान युग के स्वामी थे। शैतान युग का एक गुरु यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के पास प्रकट हुआ था और उसने ये जीवेन के शिष्य बियान जियायु को भी पकड़ लिया था। भले ही मिस्टर घोस्ट को इस बारे में कुछ भी पता न हो, वह इसे छुपा नहीं पाएंगे। इससे मून सिटी लॉर्ड द्वारा उससे निपटने के लिए पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश की शक्ति का उपयोग करने की संभावना समाप्त हो गई। तब ये जीवेन पर दबाव बहुत कम होगा। ये जीवेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अंततः उसकी ताकत पर्याप्त अत्याचारी नहीं थी।
यदि उसकी ताकत मून सिटी लॉर्ड के बराबर हो सकती है तो उसे किस बात का डर होगा। बात बस इतनी थी कि अब उसकी ताकत अपर्याप्त थी, इसलिए उसे इतना सावधान रहना पड़ा। फिर भी फॉर्चून डिवाइन राजवंश की शक्ति के बिना भी अकेले मून सिटी लॉर्ड की ताकत काफी डरावनी थी, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ा। घटनाओं की इस श्रृंखला से गुजरने के बाद येज़िवेन को 4 स्वर्गीय गुरुओं और 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स की एक निश्चित समझ भी प्राप्त हुई थी। उसे डर था कि वे पहले ही स्वर्गीय द्वार क्लेश के प्रभाव से छुटकारा पा चुके हैं। इसके अलावा उनकी खेती में भी सुधार हुआ था कल्पनीय स्तर तक। केवल श्री हुआंग, जो पूर्वी स्वर्गीय मास्टर के पक्ष में थे, के पास 7वें क्षेत्र से कम भयानक ताकत नहीं थी। स्वयं पूर्वी स्वर्गीय गुरु की शक्ति की कल्पना करना कठिन नहीं था। वह कम से कम 7वें दायरे से ऊपर एक शक्तिशाली अस्तित्व था। जहां तक अन्य स्वर्गीय पूज्य सिटी लॉर्ड्स की बात है, चूंकि वे पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के साथ समान स्तर पर खड़े हो सकते थे, उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से उनसे कमजोर नहीं होगी। ये संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश की चरम शक्ति थी। उनके बिना मार्शल युग अन्य युगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए मून सिटी लॉर्ड से निपटने के लिए उसे सावधान रहना होगा। उसे एक समय में एक ही कदम उठाना था। येज़िवेन पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वह लापरवाह भी नहीं होगा। उसे जितनी जल्दी हो सके गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को परिष्कृत करना था। उस समय यदि मून सिटी लॉर्ड उसे मारना भी चाहे तो यह इतना आसान नहीं होगा। उसका शारीरिक शरीर भी अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत होगा। ये सब उसकी पूंजी थी और वह कदम दर कदम चलकर सर्वोच्च पद तक पहुंचा था। मिस्टर घोस्ट पर मुहर लगाने के बाद येज़िवेन जल्दी से उपग्रह शहर में लौट आए। इस समय नतीजों पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं थी। येज़िवेन की वापसी को देखकर वे पहले से ही इसका अनुमान लगा सकते थे। बहुत से लोगों को इस बात का संदेह भी नहीं था कि मिस्टर घोस्ट के भागने की संभावना है। येज़िवेन की अजेयता की पिछली छवि ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। मास्टर, क्या उस आदमी ने पकड़ लिया? बियान ज़ियाओयू जल्दी से आगे बढ़े और चिंता के साथ पूछा। यह आदमी शैतान युग का शैतान भगवान है। मैंने पहले ही उस पर मुहर लगा दी है। जब येज़िवेन को पता चला कि वह शैतान युग का शैतान भगवान था, तो वह पहले से ही इसका अधिकांश हिस्सा समझ गया था। इसके अलावा बियान ज़ियाओयू ने कहा था कि यिन यांग सम्राट और एकीकरण सम्राट को भी मिस्टर घोस्ट द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। वह कैसे नहीं समझ सका? वह संभवतः शैतान युग द्वारा भेजा गया एक जासूस था। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का कारण संभवतः दोनों शिविरों के बीच भयंकर युद्ध भड़काना था। अगर येज़िवेन के चरित्र वाले बियान ज़ियाओयू के साथ कुछ हुआ, तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था? यिन यांग और फ्यूशन सम्राट निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसके अलावा मून सिटी लॉर्ड अपने बेटे की रक्षा के लिए उत्सुक थे। एक बार जब उसने यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को मृत देखा, तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। उस समय मून सिटी और पूर्वी क्षेत्र के 2 शिविरों के बीच टकराव अपरिहार्य था। इससे फॉर्चून गॉड राजवंश और 10 महान दिव्य शहर पूरी तरह से अलग हो सकते हैं और एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। यह असंभव नहीं था। ये सोचकर येज़िवेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मिस्टर घोस्ट की योजना बहुत बड़ी थी। एक बार जब वह सफल हो गया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दुर्भाग्य से उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस स्थिति का एकमात्र दोष येज़िवेन द्वारा पकड़ा जाएगा। इसके अलावा येज़िवेन ने उसे सील भी कर दिया था। इससे स्थिति येज़िवेन के अनुकूल हो गई। मून सिटी लॉर्ड पर भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। शैतान युग, ये फिर से शैतान युग क्यों है? बियान ज़ियाओयू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह नहीं जानती थी कि फॉर्चून गॉड राजवंश के उच्च स्तरीय स्वर्गीय आदरणीय कुछ हद तक एक दूसरे के विरोधी थे। मिस्टर घोस्ट की योजना इस विरोध को पूरी तरह से भड़काने की थी, इसलिए वह अंदाजा नहीं लगा सकी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि हर जगह शैतान युग था। इससे पहले येज़िवेन पहले ही उनमें से कई से निपट चुकी थी। अब एक और सामने आ गया। वे पहले ही शैतान दाओ युग के कई शैतान आदरणीयों
का सामना कर चुके थे। ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराई। शैतान युग कई प्राचीन युगों में से सबसे शक्तिशाली युगों में से एक होने का हकदार था। शैतान युग के कई शैतान आदरणीय एक के बाद एक मारे गए थे। हालांकि शैतान युग के लिए यह उनकी जीवन शक्ति को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सातवें स्वर्ण युग को देखते हुए भले ही उन्होंने मून सिटी में भेजे गए सभी विशेषज्ञों को शामिल कर लिया हो, वहां केवल 1 दर्जन या इतने ही स्वर्गीय पूज्य होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अतीत में कितने गौरवशाली थे, अब ये सब अतीत में है। उन्होंने दुनिया की महान आपदाओं में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था, और यहाँ तक कि राक्षस युग ने उन पर लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। फिर भी उन्होंने जीवित रहने की खातिर मून सिटी को जीतने के लिए राक्षसी युग के नेतृत्व में लड़ाई में भाग लेने के लिए एक सेना भेजी। इस बार मून सिटी पर हमला करने वाली मुख्य शक्ति डेविल पाथेरा है। डेविल पाथेरा भी एक बहुत शक्तिशाली प्राचीन युग है। हालिया प्रलय में यदि आपका उनसे सामना होता है तो आपको सावधान रहना होगा, लेकिन बहुत अधिक चिंता न करें। आप भी शैतान पथ पर खेती करते हैं। हालांकि यह बिल्कुल उनके जैसा नहीं है। शैतान पथ के मूल युग के रूप में निश्चित रूप से ऐसे कई धर्मग्रंथ और संसाधन होंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। यदि आप डेविल पाथ युग के विशेषज्ञों से लड़ेंगे तो डेविल पाथ को समझना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्या तुम समझ रहे हो? समझा। ये जिवेन की इच्छा शक्ति से बियान जियाओयू गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। वह दानव युग को एक बड़ा खतरा मानती थी, लेकिन ये जिवेन ने दानव युग को एक मट्ठा माना, विशेष रूप से अपने लिए एक मट्ठा। वे दोनों अलग अलग ऊंचाई पर खड़े थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो चीजें देखी वे पूरी तरह से अलग थी। गड्ढे में गिरना आपकी बुद्धि में वृद्धि है। अगली बार जब आप इस तरह की स्थिति का सामना करें तो आपको सावधान रहना होगा, ये जिवेन ने कहा। शिष्य समझता है, बियान जियाओयू ने तुरंत कहा। शिष्य ने मास्टर को चिंतित कर दिया है। ठीक है, इस बार तुम वापस जाओ और अच्छी तरह से खेती करो। जितनी जल्दी हो सके स्वर्गीय मास्टर दायरे में खेती करने का प्रयास करो। जब वह समय आएगा तो तुम मेरी मदद करने में सक्षम होगे, ये जिवेन ने कहा। बियान शियाओयू हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन को उससे इतनी अधिक उम्मीदें होंगी। एक जनजाति जिसकी देखरेख एक स्वर्गीय गुरु कर रहा था, वह पहले से ही एक अत्यंत मजबूत जनजाति थी। ये जिवेन को उम्मीद थी कि वह भी एक स्वर्गीय गुरु बन सकती है। ये कैसी आशा थी उसके जैसी नवागंतुक के लिए, जिसने अभी अभी संप्रभु सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह अज्ञात था कि वह कब सर्वोच्च संप्रभु सम्राट क्षेत्र में खेती करने में सक्षम होगी। स्वर्गीय सम्मानित क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए वह इन शब्दों को केवल प्रोत्साहन के रूप में ही ले सकती थी। शिष्य समझता है, ये जिवेन बियान शियाओयू को सैटेलाइट शहर में वापस ले आए जहां वुड सम्राट था। लाइट होली वेनेरेबल को मारने के बाद श्री गुई और यिन यांग हार्मनी सम्राट द्वारा बनाया गया तूफान अंततः फैल गया था। ये खबर लगभग बिजली की गति से 9 महान दिव्य शहरों तक फैल गई, जो पूरे युग के युद्ध क्षेत्र का केंद्र थे। कुछ समय के लिए 9 महान दिव्य शहर स्तब्ध रह गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन 9 महान दिव्य नगर हिल गए। ये जिवेन और मून सिटी लॉर्ड के बीच मूल संघर्ष स्वर्गीय आदरणीय और सम्राटों जैसे चरम शक्तियों के बीच फैल रही एक अफवाह थी। सामान्य लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था और वे इसके बारे में जानने के योग्य भी नहीं थे। लेकिन अब ये जिवेन द्वारा यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट की हत्या के साथ ये संघर्ष अंततः भड़क गया और पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गया। सामान्य लोगों के लिए 2 खेमों के बीच संघर्ष और स्वर्गीय आदरणीय लोगों के बीच की शिकायतें केवल भोजन के बाद बातचीत का विषय हो सकती है। हालांकि उन एक्सट्रीम ग्रेड पावर हाउसों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। ये तथ्य कि मून सिटी लॉर्ड अपने इकलौते बेटे पर अधिक ध्यान देता था, पहले से ही एक सर्वविदित तथ्य था। ये जिवेन की यिन यांग और एकीकरण सम्राट की हत्या ने
संभवतः मून सिटी लॉर्ड के उल्टे पैमाने को छू लिया था। उसके चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए ये जीवेन को मार डालेगा। ऐसे में दोनों खेमों के बीच संघर्ष अपरिहार्य लग रहा था। हालांकि मून सिटी में सेंध लग गई थी और मून सिटी लॉर्ड की ताकत को बहुत नुकसान हुआ था, फिर भी भूखा ऊंट घोड़े से बड़ा था। इसे अभी भी संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश में शीर्ष शक्तियों में से एक कहा जा सकता है। हालांकि इसे केवल सबसे निचले स्थान पर रखा जा सकता था, फिर भी यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना सामान्य लोग कर सके। अब जब मिडिल हेवनली वेनेरेट का चुनाव होने वाला था, तो स्थिति और भी जटिल और भ्रमित करने वाली हो गई। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद पर आसीन होने से पहले ही ऐसे राक्षस को नाराज कर दिया था। कई लोगों की नजर में यह उनके लिए बेहद प्रतिकूल स्थिति थी, और मिडिल हेवनली वेनेरेट के पद के लिए यह प्रतियोगिता मून सिटी के खिलाफ अगली लड़ाई से संबंधित थी। इसलिए कई लोगों को लगा कि मून सिटी को जीतने की संभावना बेहद निराशावादी थी। उनका प्रतिद्वंद्वी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्राचीन युग था, और वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश की रक्षा में अंतर पैदा करने में कामयाब रहे थे। उसी समय फॉर्चून डिवाइन राजवंश का आंतरिक संघर्ष उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां उन्हें लड़ना पड़ा। मौत। ऐसी परिस्थितियों में वे प्राचीन युग की सेना को कैसे हरा सकते थे जिसने मून सिटी पर आक्रमण किया था। हालांकि वे जानते थे कि प्राचीन युग में एक दूसरे के प्रति बहुत सारी शिकायतें थी और उनके लिए वास्तव में एक साथ काम करना असंभव था, फिर भी वर्तमान स्थिति ने उन्हें बेहद निराशावादी बना दिया। जैसे जैसे मामला धीरे धीरे फैलता गया, सभी को ये भी पता चल गया कि ये जीवेन क्यों गुस्से में थे, और उन्होंने यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट को भी मार डाला। ये पता चला कि यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट ने फॉर्चून गॉड राजवंश में ये जीवेन के पहले शिष्य मून महारानी का अपहरण कर लिया था। वह वास्तव में मून एम्प्रेस को अपने लिए खेती की भट्टी में परिष्कृत करना चाहता था। ऐसा व्यवहार बिल्कुल दुस्साहपूर्ण था। मून एम्प्रेस कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली महिला थी। हालांकि वह केवल एक सम्राट थी, वह पहले से ही अनगिनत जीवित प्राणियों से ऊपर थी। दिव्य आदरणीय ठीक थे, लेकिन कई संप्रभु सम्राटों को भी ऐसा ही लगता था। वे बेहद क्रोधित थे क्योंकि यिन यांग सम्राट और एकीकरण सम्राट के पास एक चरम शक्तिपीठ का आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ किया है। भले ही उनकी मून सॉवरेन के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, फिर भी वे खरगोश के खोने का दुख महसूस किए बिना नहीं रह सके। इसलिए यद्यपि दिव्य आदरणीयों की ये जीवेन के व्यवहार के बारे में अलग अलग राय थी, सम्राट ये जीवेन के व्यवहार की प्रशंसा करते रहे थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि मून सिटी लॉर्ड अभी भी मौजूद थे, इसलिए उन्होंने वास्तव में उनकी प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट ने जो किया था उससे उन्हें पहले ही दर्द का एहसास हो गया था। ऐसा विशेषकर महिला सम्राटों के लिए था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी पीठ पर कोई खंजर चुभ रहा हो। मून एम्प्रेस को ये जीवेन का समर्थन प्राप्त था, यहाँ तक कि यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ने भी उस पर कदम उठाने की हिम्मत की। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वे बिना किसी पृष्ठभूमि के बेहद मजबूत पावरहाउस थे। यदि वे सावधान नहीं होते, तो उन्हें किसी भी समय यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट द्वारा पकड़ लिया जा सकता था। वास्तव में मून सिटी का सिटी लॉर्ड अपने बेटे की खेती के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका अपहरण भी कर सकता है। स्वाभाविक रूप से उन सभी ने सराहना की। हालांकि भले ही वे सभी चरम दाव पावरहाउस थे, सम्राट लॉर्ड्स की शक्ति वास्तव में स्वर्गीय पूज्यों के सामने बहुत कमजोर थी। वे हमेशा आशावादी रहे थे कि वे स्वर्गीय पूज्यों की इच्छा को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। प्रशंसा और आलोचना का मिश्रण अब भी था। दरअसल अंधेरे में अनजाने में एक बवंडर बन गया था। ये जीवेन को कड़ी सजा देने का चलन था। वह विशेष रूप से इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर फॉर्चून गॉड राजवंश की आंतरिक स्थिरता को नष्ट करने वाले ये जीवेन का जिक्र कर रहे थे। इस समय मून सिटी गिर गई थी। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं था, ये पहले से ही एक बेहद खतरनाक चीज थी जो प्राचीन काल से कभी नहीं हुई थी। इस मोड़ पर
ये जिवेन ने यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को मार डाला था और दोनों शिविरों के बीच संघर्ष को उकसाया था। उस समय लाभ उन्हीं प्राचीन युगों को होगा। इसलिए मून सिटी लॉर्ड और मून सिटी कैंप के कई ताकतवर लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए ये जिवेन की बलि दी जानी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि यह चलन कब शुरू हुआ था, लेकिन यह और अधिक तीव्र होता जा रहा था। ये धीरे धीरे विभिन्न चरम दाव शक्तियों के बीच फैल गया। यहाँ तक कि चरम दाव शक्तियों के नीचे के लोगों ने भी इसे धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए एक भयानक जनमत तैयार करना चाहता था। इस समय मानव स्वभाव की स्वार्थपरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। हालांकि अधिकांश लोग ये जानते थे कि ये जिवेन ने यिन यांग और फ्यूशन सम्राट को क्यों मारा, लेकिन वे यिन यांग और फ्यूशन सम्राट जैसे बिगड़ेल लोगों से भी नफरत करते थे। हालांकि जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, एक बार जब मून सिटी का उल्लंघन किया गया और लंबे समय तक कब्जा कर लिया गया, तो अनिवार्य रूप से प्राचीन युग के शीर्ष विशेषज्ञों का निरंतर प्रवाह होगा। यह अन्य दिव्य शहरों के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। सैटेलाइट शहरों में रहने वाले लोगों का तो जिक्र ही नहीं। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। इस समय बिगड़ेल लड़कों के प्रति नफरत उनके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। इस जनमत के मार्गदर्शन में ऐसे शब्द लगभग सर्वत्र सुने जा सकते थे। गु जून को माफी मांगनी चाहिए। उसने दो खेमों के बीच टकराव को उकसाया। यदि प्राचीन युग ने पैर जमा लिया, तो वह पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश का पापी होगा। हालांकि मुझे पता है गलती यिन यांग और फ्यूजन सम्राट की है। समग्र स्थिति के लिए गु जून को इसकी कीमत चुकानी होगी। मून सिटी लॉर्ड को गु जून से निपटने दे। मून सिटी को खोया नहीं जा सकता। एक स्वर्गीय पूज्य के रूप में उसे फॉर्चून गॉड राजवंश की रक्षा के लिए कीमत चुकानी चाहिए। जनमत का यह उन्माद और अधिक तीव्र हो गया और इसने चरम शक्तियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। हालांकि कई सम्राट लॉर्ड्स अभी भी ये जिवेन की सराहना कर रहे थे। इस समय कई लोगों को लगने लगा कि यह कथन अनुचित नहीं है। मून सिटी की समग्र स्थिति की तुलना में ये जिवेन के व्यक्तिगत लाभ और हानि कुछ भी नहीं थे। किसी भी स्थिति में दूसरों के लिए उसके लिए मरना बेहतर था। कुछ ही समय बाद यह उन्माद अंततः स्वर्गीय पूज्यों के बीच फैल गया। यहाँ तक कि कई स्वर्गीय पूज्य गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे कि क्या ये जिवेन से माफी मांगने के लिए कहा जाए। समग्र स्थिति के लिए उनका बलिदान सार्थक था। यहाँ तक कि स्वर्गीय पूज्य भी शामिल थे। इसने निस्संदेह ये जिवेन को संकट में डाल दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनगिनत मुख उनसे समग्र स्थिति के लिए त्याग, बलिदान करने के लिए कह रहे थे। और जब यह उन्माद हेवनली वेनेरेट्स में फैल गया, तो ये जिवेन जो तूफान की नजर में थे, सन सिटी में ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट्स के निवास पर तूफान की नजर में थे। एक स्वर्ग में दोनों दो बादलों के बिस्तरों पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। बादलों के दो बिस्तरों के बीच में एक चाय की मेज उन दोनों को अलग करती थी। मेज पर इम्मोर्टल टी के 2 कप रखे थे जो गर्म हो रहे थे। ये जिवेन ने उसके सामने इम्मोर्टल टी का कप उठाया और एक चुस्की ली। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया है और उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए हैं। यहाँ तक कि उनके स्वर्गीय पूजनीय शरीर के लिए भी, जो पहले से ही बेहद परिपूर्ण था, इसमें मांसपेशियों और मज्जा को धोने का प्रभाव था। साधारण सम्राट लॉर्ड्स को एक घूंट पीने के बाद उनकी खेती में बहुत सुधार होगा। अच्छी चाय। ये जिवेन ने चाय का कप नीचे रख दिया और कहने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे कहना होगा, ये सबसे अच्छी चाय है जो मैंने कभी पी है। ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट ने वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजें छिपाई। हा, वास्तव में बहुत कुछ नहीं बचा है। ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट ने कहा, मैं बस इतना भाग्यशाली था कि मुझे पैतृक चाय के पेड़ द्वारा छोड़ी गई कुछ चाय की पत्तियां मिल गई। बहुत कुछ नहीं बचा है। ये केवल विशिष्ट अतिथियों के मनोरंजन के लिए है। क्या पैतृक चाय का पेड़ दुनिया का पहला चाय का पेड़ है? ये जिवेन ने पूछा। यह इस युग में पैदा हुआ पहला चाय का पेड़ है। ये सिर्फ इतना है कि आमतौर पर इसे देखना दुर्लभ है। यहाँ तक कि हमारे जैसे स्वर्गीय पूज्य लोग भी इसके ठिकाने की गणना नहीं कर सकते हैं।
ये केवल कुछ विशिष्ट समय पर दिखाई देता है। परिपक्व चाय की पत्तियों को गिराने के बाद ये पत्तियां अपने आप ही निकल जाती हैं। इसलिए प्रत्येक चाय की पत्ती बहुत कीमती है। हमारे लिए स्वर्गीय पूज्य, इसे लंबे समय तक पीने से मांसपेशियां और मज्जा साफ हो सकती है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा, इतना कीमती पुश्तैनी चाय का पेड़, क्या कोई नहीं है जो इसे छीनना चाहता है? ये जिवेन से पूछा। बेशक है, लेकिन ये बेकार है। ये पैतृक चाय का पेड़ दुनिया की शुरुआत में पैदा हुआ था। हालांकि इसकी खेती नहीं की गई है, इसने आध्यात्मिक ज्ञान का एक हिस्सा भी विकसित किया है। गहन आध्यात्मिक शक्ति के साथ जो इसने जमा की है वर्षों से, ये शीर्ष स्वर्गीय पूज्यों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि यह जाना चाहता है तो इसे कौन रोक सकता है? पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। ये जिवेन ने पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को देखा। वह पहले से ही समझ गया था कि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के पास अतीत में पैतृक चाय के पेड़ पर डिजाइन रहे होंगे। हालांकि अंत में वह स्पष्ट रूप से असफल रहा। पूरे इतिहास में केवल भाग्य स्वर्ग के भगवान ने ही वास्तव में इस पैतृक चाय के पेड़ को अपने अधीन किया है। फॉर्चून गॉड राजवंश की प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड है। अतीत में भाग्य स्वर्ग के भगवान ने असंख्य दुनिया को अपने अधीन कर लिया था। उनकी शैली अद्वितीय थी और पैतृक चाय के पेड़ ने उसे प्रस्तुत करने की पहल की। फॉर्चून गॉड राजवंश में पैतृक चाय के पेड़ की अधिकांश चाय की पत्तियां उस अवधि के दौरान प्राप्त की गई। बाद में भाग्य स्वर्ग के भगवान गायब हो गए। पैतृक चाय के पेड़ भी उसके साथ गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि क्या यह अभी भी भाग्य के स्वामी स्वर्ग के पास है, या क्या यह असीमित अराजकता में भाग गया है। तब से किसी ने भी इस पैतृक चाय के पेड़ को नहीं देखा है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक चमक उठी। हालांकि वह आश्वस्त नहीं था। यदि कोई ऐसा होता जो वास्तव में उसे वश में कर सकता, प्राचीन काल से पैतृक चाय का पेड़, ये केवल भाग्य स्वर्ग का अद्वितीय भगवान था जो अभी भी दुनिया का नंबर 1 विशेषज्ञ था। स्वर्ग के भाग्य का स्वामी अद्वितीय था। यह अफसोस की बात है कि मुझे उसे देखने का मौका नहीं मिला। यह आज तक अफसोस की बात है। ये जिवेन भावुक होकर कहने से खुद को नहीं रोक सकी। इसे भूल जाओ। जब तक वह मर नहीं जाता, हम भविष्य में देर सबेर मिलेंगे। मैं आज ताओवाद मित्र ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट से मिलने आया हूँ। मुझे लगता है कि ताओवाद मित्र ने हाल के तूफान के बारे में पहले ही सुन लिया है। मैं नहीं जानता ताओवाद को जानते हो मित्र, तुम क्या सोचते हो? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन आप क्या सोचते हैं? ये जिवेन की आंखें पानी की तरह कोमल थी और उसने उदासीनता से पूछा। पूर्वी देवता आदरणीय को स्वाभाविक रूप से पता था कि ये जिवेन किस बारे में बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि तूफान अधिक से अधिक तीव्र हो रहा था। ये लहर साम्राज्यों में बह गई और 10 महान ईश्वर शहरों में बह गई। इस अवधि के दौरान जब तक कोई बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं था, उन्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता चल सकता था। ये सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आग में घी डाल रहे हैं। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने अपना चाय का प्याला उठाया और बिना हड़बड़ी में बोलने से पहले एक घूंट पी लिया। साथ ही दाववादी बुद्धिमान और दूरदर्शी है, इसलिए आपको समझना चाहिए। उससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक राजा के जीवन की कीमत चुकाने के लिए एक स्वर्गीय महान व्यक्ति चाहते हैं। पूर्वी स्वर्गीय संप्रभु के मुंह के कोने एक उपहास में बदल गए। क्या मजाक है? पूर्वी पूज्य जैसे अनुभवी पवित्र पूज्य की नजर में, जो अनगिनत वर्षों से स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में था, एक पवित्र पूज्य था और एक सम्राट था। स्पष्ट भेद था। वे सभी अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी स्थितियां अलग अलग थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार यह यिन यांग और फ्यूजन सम्राट थे जिन्होंने कुछ गलत किया था। उन्होंने एक पवित्र पूज्य को भड़काने का साहस किया। उनका इस तरह अंत होना उचित था। ये सिर्फ कर्म था। इस समय एक पवित्र आदरणीय ये जीवन से समग्र स्थिति पर विचार करने के लिए कह रहे थे।
ये हास्यास्पद था। कुल मिलाकर स्थिति क्या थी? पवित्र भिक्षुओं के सबसे बुनियादी हित समग्र स्थिति थे। यदि उनके जैसे पवित्र पूज्य भी किसी गड़बड़ी में होते तो उन्हें समग्र स्थिति की परवाह नहीं होती। ये आवाज सिर्फ सिल्वर मून सिटी कैंप से नहीं आई थी, इसमें कुछ अन्य पवित्र पूज्य भी शामिल थे। पूर्वी आदरणीय ने स्वाभाविक रूप से उनके उद्देश्य को समझा। मध्य स्वर्गीय सम्मानित चयन के इस मोड़ पर वे उसकी एक भुजा को काट देना चाहते थे। ये जिवेन ने पूर्वी वेनेरेट के शब्दों को सुनने के बाद वह पहले ही समझ गया था। पूर्वी वेनेरेट भी उन्हीं की तरह इन चीजों के बारे में स्पष्ट थे। कोई भी मूर्ख नहीं था। अचानक प्रकट हुए जनमत के इस तथाकथित उन्माद के पीछे मून सिटी के सिटी लॉर्ड के अलावा और कौन हो सकता है? मून सिटी लॉर्ड के अलावा अन्य पवित्र पूज्य जो मध्य स्वर्गीय पूज्य पद में रुचि रखते थे, वे भी आग में घी डाल रहे थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि कितने थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मामला ये जिवेन और मून सिटी लॉर्ड के बीच सिर्फ एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी। इसमें मिडिल हेवनली मास्टर पद के लिए प्रतियोगिता भी शामिल थी। मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने निश्चित रूप से मध्य स्वर्गीय पूज्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना खो दी थी। हालांकि उसके पास जो शक्ति थी उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने जिसका भी समर्थन किया वह उस बाघ की तरह होगा जिसके पंख उगाए हो। उस व्यक्ति की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और मध्य स्वर्गीय पूज्य का पद प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उन लोगों के पास शायद खुद को मून सिटी के सिटी लॉर्ड को बेचने की बड़ी योजना थी। सिर्फ जोकरों का एक झुंड। वे मध्य स्वर्गीय पूज्य का पद हथियाने के लिए इस तरह की पद्धति पर भरोसा करना चाहते हैं। वे वास्तव में सपना देख रहे हैं। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने उपहास किया। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण थी। उन्हें 90% यकीन था कि उन्हें मध्य स्वर्गीय पूज्य का पद प्राप्त होगा। निस्संदेह वह ये भी जानता था कि जो लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं वे सरल नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वह अपनी सारी उम्मीदें मून सिटी के सिटी लॉर्ड पर नहीं रखेंगे। हालांकि उसके पास जितने अधिक फायदे थे उतना बेहतर था। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से गलत अनुमान लगाया है। मून सिटी के सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से मध्य स्वर्गीय सम्मानित पद के लिए इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। वह बोलने का भी अधिकार नहीं होगा। ये शिवेन ने बेहोश होकर कहा। अंततः पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। वह केवल इस बात से आश्वस्त था कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड स्थिति को उलटने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि ये जिवेन वास्तव में आश्वस्त थे कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड को बोलने का भी अधिकार नहीं होगा। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने ये जिवेन पर नजर डाली। तभी ये जिवेन को एहसास हुआ कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड को कई महान दानव लॉर्ड्स ने घेर लिया था। इस बार उसने यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट की हत्या कर दी थी। मून सिटी के सिटी लॉर्ड और दानव पथ युग के बीच उलझाव बहुत गहरा था। हालांकि यह सबूत उसे मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं था और पूरा फॉर्चून गॉड राजवंश उसे खत्म करने के लिए दृढ़ था। यह मध्य स्वर्गीय सम्मानित की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगिता से मून सिटी के सिटी लॉर्ड को बाहर करने के लिए पर्याप्त था। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये निस्संदेह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के लिए बहुत अच्छी खबर थी। हालांकि उन्हें मून सिटी के सिटी लॉर्ड की ताकत की परवाह नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी की सफलता की संभावना कम करने से स्वाभाविक रूप से उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा किया। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के स्वभाव के कारण वह अपने हाथों को ताली बजाने और हंसने से नहीं रोक सका। आपके द्वारा लाए गए समाचार के साथ मून सिटी के सिटी लॉर्ड को अब कोई चिंता नहीं है। मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार वह अजीब तरह से असामान्य है। मैंने उसके प्यारे बेटे को मार डाला है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो वास्तव में इसे सहन करने में सक्षम है। वह मुझे तुरंत मारने नहीं आया था। इसके बजाय उन्होंने ये बेहद परेशानी भरा चक्कर लगाने वाला तरीका चुना। यह अपने आप में बहुत अजीब है। ये जिवेन ने अमर चाय उठाए और एक चुस्की ली। उनका पूरा शरीर बेहद आरामदायक महसूस कर रहा था और उनके विचार स्पष्ट थे।
वह जन्मत के इस तरह के उन्माद से मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है। ये कैसे संभव है? वह इतना भोला नहीं हो सकता। उसके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए। इस दौरान ये जिवेन सिटी लॉर्ड ऑफ मून सिटी के पलटवार से बचाव कर रहे थे। सिटी लॉर्ड एक भयानक चरित्र था जो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। हालांकि ये जिवेन का मानना था कि उसके पास खुद को बचाने का एक तरीका है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले सका। हालांकि ये हमेशा शांत और शांतिपूर्ण रहा था। ये अजीब लग रहा था। हाँ, ये जिवेन की नजर में सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। जनमत का तथाकथित उन्माद महज एक मजाक था। पूर्ण शक्ति के सामने ऐसी साजिशें और चालें महज एक हास्यास्पद मजाक थी। तार्किक रूप से कहें तो मून सिटी के सिटी लॉर्ड को इतना भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वह समझ ही न पाए, इसलिए यह और भी अजीब था। इस सब के पीछे जरूर कोई साजिश होगी। एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा बैकअप प्लान? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसके पास कोई भी तरीका हो, वह बेकार है। इस बार वह निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिए। मून सिटी के सिटी लॉर्ड के पास चाहे जो भी तरीके हो, उसे विश्वास था कि वह उसे दबा सकता है। ये जिवेन के हाथों में जानकारी के साथ ये पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय के लिए कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त था। ये जिवेन के हाथ में जो जानकारी थी वह शायद कुछ ऐसी थी जो मून सिटी के सिटी लॉर्ड को भी नहीं पता थी। ये जिवेन को पता था कि दानव लॉर्ड्स वरिष्ठ स्वर्गीय तावीज अमर से मून सिटी के सिटी लॉर्ड से संबंधित थे। जहां तक मिस्टर घोस्ट के अस्तित्व की बात है, उन्हें शायद मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अन्यथा वह मिस्टर घोस्ट को अपने बेटे के पास नहीं जाने देते। वह मूर्ख नहीं था। शैतान युग के लोगों के संपर्क में आना पहले से ही एक बड़ा अपराध था। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि शैतान युग के लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसके बेटे से संपर्क करने चले गए। कोई समस्या होगी, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह समझता था कि उसका बेटा उसका उल्टा पैमाना है। वह बिल्कुल भी किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं दे सकता था। इसलिए ये जिवेन को यकीन था कि सिटी लॉर्ड को कुछ भी पता नहीं था। अन्यथा मिस्टर घोस्ट को बहुत पहले ही मार दिया गया होता। क्या उसने यिन यांग सम्राट और एकीकरण सम्राट को बियान जियाओयू का अपहरण करने के लिए उकसाने की हिम्मत की होगी? मून सिटी के सिटी लॉर्ड जैसा व्यक्ति फॉर्चून गॉड राजवंश का एक ट्यूमर है। इस बार क्योंकि उसने अपने बेटे को बिगाड़ दिया, इससे मून सिटी का पतन हुआ। ये पहले से ही एक अपूरणीय अपराध है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे अभी भी है, अब यह उसके लिए उपयोगी है। मैंने उसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। हालांकि जब मैं मध्य स्वर्गीय पूज्य बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे खत्म करने का एक रास्ता खोज लूंगा, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य जैसे लोगों की नजर में मून सिटी के सिटी लॉर्ड फॉर्चून गॉड राजवंश के रक्षक से एक ट्यूमर में बदल गए थे। उन्होंने बार बार अपने बेटे को परेशान किया, जिससे अंततः एक अपूरणीय गलती हुई। उसके बाद उसने फिर भी उनके लिए परेशानी पैदा करने का साहस किया। उनके अहंकारी और निरंकुश व्यवहार ने अंततः पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को क्रोधित कर दिया। हालांकि मून सिटी का सिटी लॉर्ड दबंग और शक्तिशाली था। उनके कई वर्षों के संबंध भी थे। यदि ये जिवेन उसे खत्म करना चाहता तो वह घास को हरा नहीं सकता था और सांप को चौंका नहीं सकता था। वह या तो उसे एक ही बार में मार सकता था या निष्क्रिय पड़ा रह सकता था। वह उतावलेपन से काम नहीं कर सका, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। जब ये जिवेन ने देखा कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने ऐसा रहस्य उजागर किया है, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य सद्भावना व्यक्त कर रहे थे। किसी के साथ संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका रहस्य साझा करना था। साथ ही वे स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे पर एक आम दुश्मन थे। जब तक मून सिटी के सिटी लॉर्ड का सफाया नहीं हो जाता, ये जिवेन न तो खाना खा पाएंगे और न ही चैन से सो पाएंगे। ये सही है। मेरे पास आपके लिए एक और खबर है।
वह उपग्रह शहर जहां यिन यांग सम्राट और एकीकरण सम्राट छिपे हुए थे, नष्ट हो गया है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने धीरे से कहा, मुझे भी अभी यह खबर मिली। ये वास्तव में मून सिटी के सिटी लॉर्ड की शैली है। हालांकि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसने एक उपग्रह शहर को नष्ट कर दिया। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह दुनिया में अजेय है? मुझे डर है कि ऐसे कई लोग हैं जो उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने उपग्रह शहर के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला होगा और उन सभी को मार डाला होगा। हालांकि ये जिवेन को समझ नहीं आया कि उसने इतना साहसी होने की हिम्मत कैसे की। उसने ये स्वयं नहीं किया। ये प्राचीन युग का एक मास्टर था जिसने ये किया। हे कौन जानता है कि उसने वर्षों में कई प्राचीन युगों में कितने बैकअप दफन किए हैं। उसके पास कितने कनेक्शन हैं। एकमात्र उपग्रह शहर को नष्ट करना ये हमें चकमा देने के लिए काफी है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण उपहास चमक उठा। ये जिवेन तुरंत समझ गए और कहा, वह हर किसी को दिखा रहा है। उसने अपने हमले में देरी करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने तुरंत हमला करना चुना। भले ही उसे अपने कुछ संपर्कों को उजागर करना पड़ा, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। प्राचीन युग, जब क्रूर और निर्दयी होना एक निवारक और एक ट्रेडमार्क बन जाता है, तो यह वास्तव में दिखाता है कि वह जिस स्थिति का सामना कर रहा है वह अच्छी नहीं है। एक जानवर जितना अधिक घायल होता है, उतना ही अधिक उसे अपना पागलपन दिखाना पड़ता है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने धीरे से कहा। ये जिवेन ने बिंदुओं को जोड़ने के बाद वह तुरंत समझ गया। मून सिटी के संरक्षक के रूप में मून सिटी के सिटी लॉर्ड को स्वाभाविक रूप से मून सिटी के नुकसान के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मून सिटी का नुकसान उनके बेटे के कारण हुआ था। उसके खेमे के ताकतवर लोगों में नाराजगी कैसे नहीं हो सकती थी। हालांकि उनकी ताकत के कारण उन्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि जब इस तरह का आक्रोश गहरा और गहरा होता जाएगा, तो यह अनिवार्य रूप से एक टाइम बम बन जाएगा जो किसी भी समय फट जाएगा। इसलिए मून सिटी को खोने के बाद मून सिटी के सिटी लॉर्ड की स्थिति और भी विकृत हो गई। वह अत्याचारी और क्रूर था। उसने हर मोड़ पर लोगों का कत्लेआम किया। जो नहीं जानते थे वे सोचते होंगे कि यह उनका स्वभाव था। उसने पश्चाताप नहीं किया। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उन्होंने अपने तरीके से काम किया। जो लोग जानते थे उन्होंने समझा कि वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अत्याचारी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। यह बाहरी लोगों को रोकने के लिए था और उनके खेमे के भीतर असंतुष्टों को भी रोकने के लिए था। इसलिए पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय ने कहा कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। धोखा प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।